हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारी कोरिलेशन की कंटिन्यू क्लास है और ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले की 2 क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से कोरिलेशन को डिस्कस किया है। फर्स्ट क्लास में हमने मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन डिस्कस की थी। सेकंड क्लास में हमने स्कैटर डायग्राम को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। बहुत ही सिंपल मेथड है एंड बहुत इजी है। यस, जैसा कि हमने कोरिलेशन का मीनिंग पढ़ लिया था और उसके बाद हमने ये देखा कि कोरिलेशन परफेक्ट भी हो सकता है, हाई हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, लो हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था कि उसको मेज़र कैसे करें। ठीक है, तो उसको मेज़र करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। उसके पहले ही आपका ये क्वेश्चन आया था कि आपको कोई ऐसा मेथड दिया जाए जो बहुत ही सिंपल हो और उसमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो उसके लिए मैंने आपको दिया स्कैटर डायग्राम, जो कि आप लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हैं और बहुत ही इजी एंड अच्छा लगा है आपको ये मेथड। उसके बाद आते हैं अलजेब्रिक मेथड्स। आगे बढ़ने से पहले आपका एक क्वेश्चन आता है कि मैम, जैसा कि आप जानते हैं हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं और स्मार्ट है। यस, मैं जानती हूँ आप बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन था कि मैम, हम स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, अगर हमारी ऐसी कुछ क्वालिटीज़ को लेकर के डाटा गिवन होता है तो आप बताइए उसमें आप कोरिलेशन को कैसे मेज़र करोगे। क्या आपके पास कोई मेथड है जो हमारी क्वालिटीज़ के डाटा को मेज़र कर सकता है, उनके बीच में कोरिलेशन को मेज़र कर सकता है। तब यहाँ पर मेरा आंसर होता है कि यस, हमारे पास एक ऐसा मेथड है। आप पूछते हैं कौन सा मेथड है। यस, उस मेथड का नेम है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। बहुत ही इजी मेथड है एंड बहुत ही सिंपल मेथड है। तो आप बोलते हैं चलिए मैम कर लेते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। यस, बहुत अच्छे से करेंगे, चलिए। यस, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अब देखिए, इसके नेम से ही आपको 2 बातें पता चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मेथड दिया किसने है, किसने दिया है, प्रोफेसर स्पीयरमैन ने, क्योंकि इसके नेम में ही है। नेक्स्ट आता है कि हम इसमें कैसे मेज़र करेंगे क्वालिटीज़ को। तो यहाँ पर सेकंड हमारा आंसर मिल जाता है, रैंक दे करके मेज़र करेंगे। यहाँ पर आप क्वांटिटीज़ में मेज़र नहीं कर सकते हो आपकी इंटेलिजेंस को, आपके स्मार्टनेस को, क्योंकि आप क्वांटिटी नहीं दे सकते हो, जैसे कि नंबर्स में नहीं मेज़र कर सकते हो। कैसे आप कैसे बोल सकते हो कि आप 20 नंबर स्मार्ट हो, आप 30 नंबर स्मार्ट हो, या आप 20 नंबर इंटेलिजेंट हो या 30 नंबर, हम नहीं बोल सकते ऐसा। ठीक है, बट हम आपकी इंटेलिजेंस को, स्मार्टनेस को, ब्यूटी को, जो कि आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, उसको रैंक तो दे ही सकते हैं। तो इसीलिए हम इस मेथड का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 बातें पता चल गई हैं कि इसको दिया किसने है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दिया स्पीयरमैन ने। कब दिया? 1904 में। ठीक है, और इसको किस लेटर से डिनोट किया जाता है? यस, ये भी आपको कई बार देखने को मिल सकता है। इसको डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर PRHO, रो। ठीक है, या फिर RS, ऐसे देखने को मिल सकता है। R मीन्स कोरिलेशन और एस क्या है, यहाँ पर स्पीयरमैन के लिए एस लगा है। ठीक है, जब भी RS दिखे तो हम समझ जाएंगे कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है, या फिर आपको ये ग्रीक लेटर देखने को मिले तब भी हम समझ जाएंगे कि ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोरिलेशन बिटवीन क्वालिटेटिव डाटा नेमली ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, हेल्थ एक्सेट्रा कैन बी कंप्यूटेड। मतलब आपकी क्वालिटीज़ दी हुई हैं, तो वहाँ पर अगर कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। यही एक अकेला मेथड है जो क्वालिटीज़ को मेज़र कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको मेज़र कैसे करते हैं, यहाँ पर हम रैंक देते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। इस मेथड में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, यस, इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है हमें। क्या? RS क्या है यहाँ पर? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6। ये क्या है? सिग्मा, ये इसको बोलते हैं समेशन। ठीक है, समेशन ऑफ D स्क्वायर। और यहाँ पर D क्या है? डिफरेंस बिटवीन द 2 रैंक्स। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रैंक दिए हुए हैं उनका डिफरेंस लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उसका सम करेंगे। जब उसका सम ऑफ डिफरेंस स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, तो यहाँ फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? n³ माइनस n। और आपको कई बार यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या चेंज है इसमें? अब देखिए, अगर हम यहाँ से n को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है? n² माइनस में 1। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो आप यहाँ पर फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछा गया था। हो सकता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाए। यस, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, वहाँ पर जनरली ये फॉर्मूलाज ही पूछे जाते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट यहाँ पर हम क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को करने के बाद हम फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कर पाएंगे, और कुछ जो बेसिक पॉइंट होते हैं उस मेथड से रिलेटेड वो भी हम जान पाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। यस, यहाँ पर n क्या है? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, एंड d क्या था यहाँ पर? डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स। ओके, आई होप ये फॉर्मूला आपको लर्न हो चुका है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में ही देख लिया था कि हमारा जो कोरिलेशन है वो ऑलवेज -1 से +1 के बीच ही रहता है। ठीक है, जिसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? r < > 1। ठीक है, तो ये ऐसे रहता है ऑलवेज। ओके, द सम टोटल ऑफ रैंक डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है यहाँ पर? द सम टोटल ऑफ रैंक डिफरेंस। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये डी कैसे निकालते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं किसका? 2 रैंक्स का। तो जब हम 2 रैंक का डिफरेंस ले लेते हैं और उसका हम सम टोटल करते हैं, तो वो ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड लगा है यहाँ पर, ऑलवेज 0 ही आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि जैसे कि ये d मीन्स डिफरेंस r1 माइनस r2, जब आप लोगे और इसका सम करोगे तो ये ऑलवेज 0 के इक्वल आएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में स्केयर है, मैंने ये नहीं बोला कि ये स्केयर 0 आएगा, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि ये डिफरेंस का सम ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हो मुझसे कि मैम क्या ऑलवेज हमें r1 माइनस r2 करना है? तो यहाँ पर मेरा आंसर है नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलवेज r1 माइनस r2 करें, आप r2 माइनस r1 भी कर सकते हैं। मीन्स सेकंड रैंक में से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हैं, तब भी आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है? समेशन ऑफ डी स्केयर है, और जब भी आप किसी डिजिट का स्केयर करते हैं तो चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ऑलवेज आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, अगर आपका जो डिफरेंस है, मान लेते हैं कि -2 आया हुआ है, और अगर उसको हम स्केयर कर देंगे तो वो प्लस का 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब चाहे आप यहाँ पर r2 में से r1 को माइनस करिए या r1 में से r2 को माइनस करिए, आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप इस फॉर्मूले में उसको पुट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, उसके बाद दो थर्ड पॉइंट क्या है? दिस मेथड कांट बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज को लेकर के अगर हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन, तब हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है 3 डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब ये कि अगर हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो हमें 3 ये सिचुएशन दी हुई हो सकती है। क्या हो सकता है? कि आपको रैंक दिया हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है कि आपको रैंक्स ना दिए हुए हो। ना दिए हुए होंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम रैंक दे सकते हैं, हम इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, व्हेन इक्वल और टाइड रैंक्स, और अगर इक्वल रैंक्स आ गए तो क्या करेंगे? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजीली हम कर लेंगे। देखते हैं फर्स्ट हम क्या करेंगे। व्हेन रैंक्स आर गिवन। देखिए यहाँ पर जो ये मैंने क्वेश्चन लिया है ये TR जैन की स्टैटिस्टिक्स की बुक से मैंने उठाया है, बहुत ही इजी है, देख लेते हैं। यस, जब आपको क्वेश्चन में रैंक दिए हो तब आप कैसे कोरिलेशन को फाइंड आउट करोगे? देखिए, 2 लेडीज वर आस्क्ड टू रैंक 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपस्टिक्स, द रैंक्स गिवन बाय देम आर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर 2 लेडीज़ हैं, उनको ये बोला गया है कि आपको 10 यहाँ पर अलग अलग लिपस्टिक्स दी गई हैं, तो आप उनको रैंक दीजिए। मतलब आपको वो लिपस्टिक कैसी लग रही है? किसी को हो सकता है वो एक लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, सेकंड को हो सकता है कि वो कम अच्छी लग रही है। तो आप अपनी जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप रैंक दे दीजिए, ये बोला गया उनको। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिपस्टिक्स हैं उनको बोला गया ABCD। ठीक है, इस तरह से उनको लेटर्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 जो लेडीज़ हैं वो क्या है? एक है नीलू और एक है नीना। ठीक है, तो देखिए वो रैंक यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी रैंक दे दिए हैं इन लिपस्टिक्स को,
तो यहाँ पर हमें अलग से रैंक देने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ देखिए हमें ने अभी देखा कि हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 - 6 सिग्मा डी स्केयर डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस एन। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, सिग्मा डी स्केयर चाहिए, और डी स्केयर से पहले हमें डी चाहिए, और डी क्या था, रैंक के बीच में डिफरेंस। तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, सबसे पहले डिफरेंस ही लेना है। तो क्या लेते हैं, पहले रैंक ले लेते हैं और रैंक के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए R1 में से जब हम R2 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे R1 क्या है 1 एंड R2 क्या है 6। जब हम 1 में से 6 को माइनस कर रहे हैं तो -5 आ रहा है। आपने जैसा कि 10th एंड +2 में आप जब मैथ्स में पढ़ करके आए हैं कि जब आप छोटे डिजिट में से बड़े को माइनस करते हैं तो आपका आंसर माइनस में आता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर -5। उसके बाद क्या है, 6 में से हम 8 को माइनस करते हैं क्योंकि 8 यहाँ पे फिर से बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आता है -2। फिर 3 में से 3 को माइनस करते हैं, क्या आता है 0। उसके बाद 9 में से 7 को माइनस करते हैं तो क्या आता है +2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 बड़ा हो गया था, ठीक है। 5 में से 2 को माइनस करते हैं 3, 2 में से 1 को माइनस करते हैं 1, 7 में से 5 को माइनस करते हैं 2, 10 में से 9 को किया 1, 8 में से 4 को किया 4 एंड 4 में से 10 को किया, फिर से ये बड़ा आ गया जो कि माइनस का है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया -6, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसका सम करते हैं तो क्या आता है, =0। जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि जो ये डिफरेंस आएगा और उसका जब हम टोटल करेंगे तो =0 आएगा ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि सम टोटल ऑफ डी =0, तो क्या सम टोटल ऑफ डी स्क्वायर =0 होगा, इज दिस करेक्ट। तो आपका आंसर होगा नो, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर d का समेशन =0 है तो d स्क्वायर का समेशन भी =0 होगा। ये इनकरेक्ट है, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हो सकता है कि आप यहाँ से देख कर कैसे बोल रहे हो कि इसका स्क्वायर कर दें तो 0 आ सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कैसे होगा ये, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिग्मा डी स्क्वायर की। अगर हमें टोटल करना है डी स्क्वायर का तो उससे पहले हमें डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम डी तो यहाँ पे निकाल चुके हैं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखिए ये बात आपको याद होगी, जब भी कोई डिजिट माइनस में दिया हुआ है और अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी माइनस हैं प्लस हैं, यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद प्लस ही हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये प्लस हो जाते हैं और इनका हम टोटल लेते हैं तो हमारे पास टोटल क्या आता है, =100। अब हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर भी आ चुका है और एन भी हमें पता है, एन क्या है, इनके ये जो नंबर्स हैं, तो ये कितनी दी हुई थी, 10 दी हुई थी लिपस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर हम सब पुट कर देते हैं और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 0.394, ठीक है। और इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर। देखिए इस सम को आपको प्रैक्टिकली करने की नीड नहीं है, बट क्योंकि यहाँ से कुछ बेसिक पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं इसलिए ये ज़रूरी था करना। जैसे कि अब देखिए यहाँ से ये भी पूछा जा सकता था ना कि ये समेशन डी स्क्वायर भी क्या 0 होगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिल जाए, तो हमारा आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये कहाँ से पता चला, जब हम इस तरह से सम को सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा ना, और ये फॉर्मूला हमेशा के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, इसीलिए हमें ये प्रैक्टिकल सम भी देखने ज़रूरी होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 जज हैं एक्स एंड वाई, उन्होंने कुछ बच्चों को की इंटेलिजेंस को रैंक यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, ठीक है, नंबर्स दिए, रैंक नहीं दे रखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, रैंक नहीं है। ये 10 स्टूडेंट थे तो उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ और उनका इंटेलिजेंस टेस्ट में उन्हें नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा गया कि आप कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको मेथड कौन सा यूज़ करना है, रैंक कोरिलेशन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं एक्स जज को एंड वाई जज को, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि रैंक देते हैं हम, चलिए ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो एक्स था उसके अंदर एक हाईएस्ट मार्क्स है 18 और एक लोएस्ट मार्क्स है 9। तो अब आप मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम हम हाईएस्ट को रैंक 1 दें या फिर लोएस्ट को रैंक 1 दें। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आप किसी को भी रैंक 1 दे करके स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आप हाईएस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोएस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अगर आपने x वेरिएबल में अगर लोएस्ट से स्टार्ट किया है तो y वेरिएबल में भी आपको लोएस्ट से ही स्टार्ट करना होगा।
अगर आपने x वेरिएबल में हाईएस्ट से रैंक देना स्टार्ट किया है तो y में भी हाईएस्ट से ही करना होगा, मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x वेरिएबल जिसमें यहाँ पर नंबर्स गिवन है, उसके बाद हम रैंक देना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में रैंक दिया गया हाईएस्ट को 1, ठीक है। उसके बाद में हमने इससे लोएस्ट देखा 17, उसको दे दिया 2 रैंक। उसके बाद में 17 के बाद है 16 जिसको दे दिया है 3, फिर 15 को 4, फिर 14 को 5, 13 को 6, 12 को 7 और 11 को 8 और उसके बाद में 10 को 9, 9 को 10। तो इस तरह से क्या किया, हमने रैंक दे दिए हैं, बिल्कुल ऐसा हमने वाई में भी रैंक दे दिए हैं। अब आगे का हमारा काम क्या होता है, हमें डिफरेंस लेना होता है, बिल्कुल पहले जैसा ही करना है, यहाँ पर अब कोई चेंज नहीं है। वैसे ही हमने डिफरेंस लिया R1 माइनस में R2, तो R1 क्या था 4, वहाँ से हमने माइनस किया है 1 को, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है प्लस में, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 बड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हम माइनस करते हुए चलते हैं और अब लास्ट में हम जब इसका प्लस करते हैं तो क्या आएगा, ऑलवेज 0। उसके बाद हमें क्या चाहिए, समेशन डी स्केयर चाहिए, तो जब डी का स्केयर करते हैं तो ऑलवेज प्लस में ही आएगा और इसका टोटल आता है 86, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर फॉर्मूलाज में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले में जब इसको पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.48। तो अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ये कैसा कोरिलेशन है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर, बिल्कुल भी ज़्यादा चेंज नहीं था इस टाइप से, ठीक है। इसमें क्या था, जब रैंक दिए हुए होते हैं, और इसमें क्या है, रैंक जब नहीं दिए होते तो नहीं दिए होते तो हम इंटेलिजेंट हैं, हम रैंक दे सकते हैं, बहुत सिंपल काम है, तो हमने रैंक दे लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हेन इक्वल और टाइड रैंक्स। अब आप ये बोलते हैं कि मैम हमने यहाँ पर रैंक दिए हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि जैसे कि ये मान लेते हैं जो 18 मार्क्स हैं, अगर किसी और बच्चे को 18 मिल जाते या फिर किसी को और 17 के साथ साथ एक और को 17 मिल जाता, तब हम रैंक कैसे देते, मतलब यहाँ पर जो नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तब हम क्या करते, रैंक कैसे देते। डोंट टेक टेंशन, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसको भी हम देख लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए कैसे करते हैं। यस, फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही मान लेते हैं कि यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ है और एक्स जज और वाई जज ने यहाँ पर मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब मार्क्स दिए तो हमने देखा कि कुछ बच्चों को सेम मार्क्स मिले हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर 40, 50, 60 और देखिए फिर से 60 सेम मिला, फिर देखिए 80, 50, 70 और 60, देखिए यहाँ पर भी 60 मिला और यहाँ पर देखिए 50, 50 दो बार हो गया। तो ये क्या हो रहा है, तो सेम मार्क्स मिल रहे हैं और सेम मार्क्स मिल रहे हैं, तो अब रैंक कैसे देंगे, देखिए कैसे देते हैं, बहुत ईजी है। जैसे देखिए हम रैंक देना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हम कहाँ से कर सकते हैं, हाईएस्ट से भी कर सकते हैं और लोएस्ट से भी कर सकते हैं, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया हाईएस्ट से, ठीक है, तो इसको 1 रैंक देते हैं। अब 80 है, उसको 1 दिया, तो उसके बाद में 70 को हम देते हैं 2 रैंक। उसके बाद में हमें 60 को देना था 3 रैंक। देखिए यहाँ पर 60 3 टाइम्स आया हुआ है, तो क्या हम इन तीनों को 3 3 3 दे दें, नहीं, ऐसा नहीं देंगे। कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर हम 2 रैंक दे चुके हैं, तो इसके बाद अगर हमें रैंक देना होता तो नेक्स्ट हम 3 देते, उसके बाद हम 4 देते और उसके बाद हम क्या देते हैं, 5 देते। तो ये रैंक इनको हम अलॉट करते, कितना करते, 3 + 4 + 5। तो अब क्या करेंगे, इनका एवरेज ले लेंगे, 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करके इनका एवरेज कितना आता है, देखिए 12 डिवाइड बाय में 3 तो कितना आता है 4। इसका मतलब हम इन तीनों को क्या रैंक देने वाले हैं, 4, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या नेक्स्ट को हम 5 रैंक दे दें, बिल्कुल भी नहीं, नेक्स्ट को हम 5 रैंक नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3, 4 और 5 ये अलॉट हो चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट का रैंक आता है वो क्या आता है, 6, ठीक है। तो अब 3, 4, 5 हम किसी को अलग नहीं दे सकते हैं कुछ, अब हमें 6 देना होगा नेक्स्ट, ठीक है। तो अब 60 को हम दे चुके हैं, उसके बाद आता है उससे छोटा 50, तो 50 को हमें क्या देना है, अब 6 रैंक देना है। लेकिन यहाँ पर 50 भी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम 6 इसको भी देते और 6 इसको, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हम ऐसे करें, 6 इसको दें और 7 इसको, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, इनका एवरेज लेना है। तो एवरेज मतलब क्योंकि ये 2 नंबर है तो 2 से करेंगे, पहले कितने थे 3, तो हमने 3 से किया था, ठीक है। जब इसका एवरेज लेते हैं तो कितना आता है, 6.5 आता है, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, 50 को क्या देते हैं, 6.5 एंड 50 नेक्स्ट 50 को भी 6.5। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम नेक्स्ट को 7 दे दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम 7 नहीं दे सकते, उससे आगे वाला देना पड़ेगा अब हमें। तो देखिए अब 40 को हम क्या देते हैं, 8, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है वाई।
अब y में क्या है, इसको भी रैंक देना स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट से। तो हाईएस्ट क्या था यहाँ पे 210, तो यहाँ पर 1 रैंक दे देते हैं। उसके बाद 200 उसको 2 रैंक दे देते हैं। 200 के बाद में क्या आता है 170, उसको 3 दे देते हैं। उसके बाद में क्या आता है 160, जिसको हम 4 दे देते हैं। उसके बाद क्या आता है 160 के बाद 130, ठीक है। अब 130 को हमें क्या देना था, यहाँ पर 5 देना था, लेकिन 130 फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पर फिर से हम एवरेज ही लेंगे 5 + 6, क्योंकि यहाँ पर 2 ही टाइम्स ये रिपीट हुआ है। तो 5 + 6 डिवाइड बाय में 2, तो यहाँ पर क्या आता है 5.5, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम क्या रैंक देने वाले हैं 5.5। अब हम 6 नहीं दे सकते क्योंकि 6 हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। उसके बाद हमें कौन सा देना है 7। तो उसके बाद छोटा क्या था 120, तो 120 को क्या दे देते हैं हम 7, ठीक है। और उसके बाद क्या बचता है 80, 80 को हम दे देते हैं 8। क्लियर। अब कोई भी यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल काम नहीं बचा है हमारे लिए। अब क्या लेना है हमें डिफरेंस। डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही R1 में से हमें R2 को माइनस करना है, और इसका समीशन ऑलवेज कितना आएगा 0। उसके बाद डी स्क्वायर लेना है, और डी स्क्वायर कितना आता है हमारे पास यहाँ पर 45। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि हमने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर कुछ नया किया है ना हमने, तो फॉर्मूले में भी थोड़ा सा नयापन होना चाहिए। तो इसीलिए हम थोड़ा सा नया बना देते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए पहले हम क्या करते हैं 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय में n³ - n। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया है हमारी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कुछ थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हमारे फॉर्मूले में। तो जैसा कि देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 6 को अलग कर देते हैं और 6 सिग्मा डी स्क्वायर को अलग कर देते हैं, और इसमें हमें प्लस करना पड़ता है क्या 1/12 ब्रैकेट में m1 का क्यूब माइनस m1 ब्रैकेट प्लस में 1/12 m का m2 हो गया यहाँ पर उसका क्यूब, ठीक है, माइनस m2। अब देखिए यहाँ पर m1 m2 क्या है, ये फॉर्मूले में ऑलवेज क्यूब तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑलवेज 1/12 भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप कितनी बार इस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितनी बार आपने यहाँ पर एवरेज लिया है उतनी ही बार आप यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर रिपीट देखिए 60 कितनी बार हुआ था, यहाँ पर 60 कितनी बार हुआ था 3 बार हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक ही आइटम थी ये 60 जो रिपीट हुई थी 3 बार। उसके बाद 50 हुआ था, सेकंड आइटम हो गई है ये, ठीक है। ये कितनी बार हुआ था 2 टाइम्स हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था 130 हुआ था, ठीक है। और ये कितनी बार हुआ था, ये भी 2 टाइम्स हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऐसी आइटम आती है ना जो रिपीट हुई थी, तो इसका मतलब हमें एडिशन कितने करने हैं 3 करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने 3 ऐड कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अभी m1 m2 और m3 क्या पुट करना है। देखिए यहाँ पर जितनी बार ये रिपीट हुई, जैसे ये देखिए 3 बार हुआ था तो यहाँ 3 टाइम्स हुआ था, तो यहाँ पर m1 की जगह हम 3 को पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2 टाइम्स हुआ, तो फिर से हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये फिर से 2 टाइम्स हुआ था, तो फिर से हम 2 पुट कर देंगे। क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम फिर से करेंगे इसको। देखिए मैंने क्या किया है, जो भी आइटम यहाँ पर रिपीट हो रही है वो जितनी बार भी रिपीट हो रही है मैंने उनके नंबर लिख दिए, जैसे 3, 2 एंड 2। और अब जो ये m1 m2 और m3 है, ये क्या है नंबर्स ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक, ठीक है। मतलब वो जिनके इक्वल रैंक थे वो कितनी बार रिपीट हुई थी। तो ये देखिए 3, 2 एंड 2, तो इसीलिए m की जगह हमने क्या रखा 3, 2 एंड 2, ठीक है। और अब यहाँ पर ये लिखना कितनी, कैसे पता चलेगा कि 3 बार लिखना है, क्योंकि ये 3 ही नंबर थे जो रिपीट हो रहे थे, 60 था, 50 था एंड 130 था, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको 3 टाइम्स ऐड किया है। क्लियर। अब आगे कोई मुश्किल काम है ही नहीं। अब देखिए समेशन डी स्क्वायर भी हमें मिला हुआ है, यहाँ से उसको पुट कर दीजिए। उसके बाद में हमने m1 m2 और m3 भी देख लिया है, ठीक है। और उसके बाद में n भी पता है हमें कितना है, यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.429, जो कि फिर से पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर। आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा एंड अच्छा भी लगा होगा। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप एप्रिशिएशन दे सकते हैं हमें, एंड लाइक भी कर सकते हैं वीडियोज़ को, एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।